दोस्तों, आवश्यकताएं और परिस्थितियां एक इंसान को रचनात्मक बनाती हैं। अगर आप सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट हैं, यानी कि आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये दो चीज़ें हमेशा आपको अपने दिमाग में रखनी है, आपके जहन में रखनी है। क्योंकि हमेशा परिस्थितियां एक समान नहीं रहेंगी। हमेशा आवश्यकताएं आपकी क्या होंगी, बेटर होती जाएंगी, यानी कि और चीज़ें आपको क्या है चाहिए इसमें। तो आवश्यकताओं और परिस्थितियों का अपने हिसाब से पॉजिटिव रूप में क्या करिए, उपयोग करिए और सिविल सर्विसेज में एक अच्छा मकाम बनाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल देव। स्वागत करता हूं आप सबका अपनी इस इन्वायरमेंट इकोलॉजी की कक्षा में, जो टोटली आपकी स्टैटिक प्लस करंट अफेयर बेस्ड है, जो आपके यूपीएससी और यूपीपीएससी जैसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो पहले देखेंगे हमने कल क्या पढ़ा। हमने दोस्तों कल क्या देखा, हमने ग्रासलैंड के बारे में देखा कि ग्रासलैंड कैसे हैं भैया। ग्रासलैंड जो वर्ल्ड के फेमस ग्रासलैंड है उनके बारे में देखा, सवाना, स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्ड, कैंटबरी, ये सब सारी चीज़ें हमने देखी इस पर। फिर क्या देखा दोस्तों, फिर हमने देखा डिजर्ट्स के बारे में। डिजर्ट्स के बारे में देखा कि जो आपके डिजर्ट्स हैं कौन कौन से, चाहे वो हॉट डिजर्ट्स हों या आपके कोल्ड डिजर्ट्स हों या आपके कौन से कोस्टल डिजर्ट्स हों। ठीक, यानी कि गर्म जो रेगिस्तान है उनकी बात की थी हमने, जो ठंडे रेगिस्तान है उनकी बात की थी। और हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी आपके कोस्टल डिजर्ट की, यानी कि तटीय जो रेगिस्तान है उनकी भी बात की थी कि तटीय रेगिस्तान है वो कौन कौन से हैं। ठीक, अब भाई डेजर्ट हमने देख लिया, डेजर्ट्स के फ्लोरा एंड फोनास भी देखा, यानी कि डेजर्ट्स की क्या देखी, डेजर्ट्स की हमने देखी वनस्पतियां कैसी हैं, वनस्पतियां कैसी हैं, वहां पे रहने वाले जो जीव हैं वो कैसे हैं, वहां का क्या है अनुकूलन कैसा है, अनुकूलन कैसा है, वहां पे जो जलवायुविक दशाएं हैं उसको क्या किया, उनको भी देखा कि कितनी वर्षा होती है, कैसी कैसे तापमान होते हैं, कैसी कंडीशन होती है। ठीक, तो अब जब बात डेजर्ट्स की हो रही हो, डेजर्ट में भी हमने क्या देखा, हमने इंडिया की देखा। भाई जो आपके इंडिया के डेजर्ट्स हैं कौन कौन से, कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट्स। कोल्ड में जैसे थॉर का, यानी कि द ग्रेट थॉर, यानी कि हम किसके, राजस्थान के मरुस्थल की बात करते हैं। फिर किसकी, फिर हम बात करेंगे जो आपके लद्दाख है, जहां आपका कौन सा कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है, वहां की बात हमने की। अब बात जब डेजर्ट्स की हो रही है तो अब यहाँ पे पाए जाने वाली कुछ जरूरी जो आवश्यक जानकारियां हैं वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो भी इसी के साथ अगर आपको दे दी जाए तो द बेस्ट है। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन क्या करेगा, फॉर्मेट करता है। आपके यहाँ कोल्ड डेजर्ट में कुछ हुआ तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी टर्म्स हैं, तुरंत आपके दिमाग में क्या करनी चाहिए, स्पैन करनी चाहिए। केवल मिलिट्री एस्पेक्ट को लेकर नहीं कि सियाचिन ग्लेशियर पे हम वहां पे अवस्थित हैं या फिर हमारी वहां पे सेना की चौकियां हैं, वहां पे और भी चीजें, जलवायु दशाएं कैसी होंगी, टेम्परेचर कैसा होगा, क्या वहां पे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, तो वहां पे वनस्पतियां कैसी होंगी, ये सब चीजें हमारे दिमाग में तुरंत स्पैन करनी चाहिए। तो जब डेजर्ट की बात हो रही दोस्तों, तो अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात ना हो तो ये बेईमानी सी होगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाए तो आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए क्या है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के एग्जाम के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स की बात की जाए, सॉरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात की जाए, जीआईबी। ठीक, अब ये क्या है, एक तो राजस्थान का क्या है, स्टेट बर्ड है, यानी कि राजस्थान का राज्य का पक्षी है। अब ये क्या है, कंसीडर्ड इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड, भारत के सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों में से या पक्षी की प्रजातियों में से क्या है, एक है, याद रखिएगा। इसी के लिए, यानी कि ये हाईलाइटेड है या ये इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी आपके लिए प्रश्न बनाएगा। ठीक, अब बात किया क्या कि भैया ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है वो क्या है, आपका राजस्थान का राजकीय पक्षी है। ठीक है, और भारत के जो सबसे संकटग्रस्त प्रजातियां हैं पक्षी की उनमें से एक है।
दूसरा क्या कहता है, इट कंसिडर्ड द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज, यानी कि जो ग्रासलैंड है, आपकी जो घास भूमियां हैं, उसका एक जो है प्रमुख प्रजाति है। फ्लैगशिप स्पीसीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फ्लैगशिप स्पीसीज की बात कर रहा है। ठीक भैया, जो फ्लैगशिप स्पीसीज होती है आपकी, वो क्या होती है कि जो एक प्रधान, यानी कि जो नेतृत्व करे। ठीक है, कि आप अगर किसी ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले नाम किसका आ रहा है भैया? आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आ रहा है। तो इसीलिए क्या बोला जाएगा इसको? प्रमुख प्रजातियों में से क्या है? घास भूमि की प्रमुख प्रजाति है। ठीक है, फ्लैगशिप यानी प्रमुख प्रजाति है। ठीक, अब कहा जा रहा है कि भैया ये केवल कितना, अभी इनकी पॉपुलेशन काउंट की गई तो लगभग 150 के आसपास क्या है इनकी जनसंख्या है। केवल 150 के आसपास ये बचे हुए हैं। और ये दोस्तों किस लिए? वहां पे जो फेंसिंग हो रही है उसकी वजह से, तारों की वजह से और शिकार की वजह से ये क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं। ठीक, अब देखा जा रहा है या कहा जा रहा है, अब इनकी जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो पॉपुलेशन है वो कहां पे देखी जा रही है? राजस्थान, गुजरात, उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। केवल 150 के आसपास हैं ये। और ये कहां कहां पे हैं आपके? गुजरात में है, राजस्थान में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, अब ये क्या है कि जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात आएगी तो आपको चलना पड़ेगा सीएमएस के कोप 13 पे। सीएमएस का जो कोप 13 था वो कहां हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका सीएमएस का जो कोप 13 है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, सीएमएस का कोप कितना? 13। ये कहां हुआ था? ये आपका हुआ था गांधीनगर, गुजरात में। और जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गिबी द ग्रेट, ठीक है, इसको क्या बनाया गया था? इसको शुभंकर बनाया गया था आपके कोप 13 का। अब सीएमएस की बात हम करते हैं। अब जब किसी पक्षी के सर्वेक्षण की बात आएगी या संरक्षण की बात आएगी तो यहाँ पे सीएमएस का भी क्या करना है? नाम आना जरूरी है या महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी के लिए भी आप जानते रहो, केवल जो आपका एक तरह से IUCN है वो, या फिर WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है वो, या फिर सिटीज के जो अपेंडिक्स हैं, केवल यही संरक्षण नहीं करते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों क्या करेंगे? इसके अलावा भी लोग हैं, वो जो संस्थाएं हैं वो क्या करती है? संरक्षण करती हैं। अब जो आपका सीएमएस है ये बेसिकली आपका बेस्ड है किस पे? माइग्रेटरी स्पीसीज पे। जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनको करना है कि भैया जो बाहर से माइग्रेट करके स्पीसीज आ रही हैं किसी देश में या कहीं जा रही हैं तो उनके संरक्षण की बात करता है। ठीक है, अब इसको सीएमएस को आपको क्या जानते हैं? सीएमएस जो आपका सीएमएस है यानी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, इसको बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये आप लिख लीजिएगा अपने जो नोट्स है उसके एक कोने में लिख लीजिएगा। सीएमएस यानी कि जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है, इसको क्या करते हैं? बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। और आप प्रायः समाचारों में सुनते हो क्या, या आप न्यूज़पेपरों में देखते हो, बॉन चैलेंज की बात आती है। ये दूसरा, ये क्या आता है दोस्तों? ये डिजर्टिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे अभी कि भैया अभी डिजर्ट तो पढ़ लिया तो डिजर्टिफिकेशन भी पढ़ना है ना, कि डिजर्टिफिकेशन कैसे हुआ या क्या क्या रीजन रहे, उसका प्रभाव क्या होगा, ये सब भी जानना जरूरी है। ये आपके मेंस में उत्तर लिखने के लिए बहुत जरूरी है या बहुत काम आने वाले। ठीक है, और जिस तरह से एक जो मतलब कि आप देखोगे लॉजिकल जो क्वेश्चंस बनाते हैं यूपीएससी, या जो आपकी थिंकिंग को क्या करते हैं, आपकी थिंकिंग के प्रोसेस को और स्प्रेड करते हैं या सोचने के लिए मजबूर करते हैं, तो वो सब ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं इसमें, उस तरीके से आपका ये चीजें फॉरवर्ड की गई हैं। तो कोप 13 आपका कहाँ हुआ था दोस्तों? सीएमएस का गांधीनगर के गुजरात में। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुई, जब बात की गई
गिबी की यानी कि या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। अब इसके बारे में भी जान लीजिए, इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, ठीक है, यानी कि संरक्षण की स्थिति क्या है। ये बहुत ही क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका क्या, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि जो आपका क्या है, आयुसीएन है, जो आपका आयुसीएन है, वो क्या कह रहा है, इसकी रेड लिस्ट है, ठीक है दोस्तों, इसकी रेड लिस्ट है। इसकी रेड लिस्ट में ये क्या है, किस सूची में रखा गया है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त या लुप्त प्राय, लुप्त प्राय, ठीक है दोस्तों, गंभीर रूप से संकटग्रस्त या लुप्त प्राय, यानी कि अभी मैंने बताया आपको कि इनकी कितनी जो है स्पीसीज बची हुई है, ये पॉपुलेशन कितनी इनकी है, 150 के आसपास। अब जो आपका सिटीज है, जिसको क्या बोला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि जो सिटीज बोला जाता है आपका, उसके किसके, उसकी अनुसूची 1 में रखा गया है, अनुसूची 1 में, अपेंडिक्स 1 में या अपेंडिक्स 1 में क्या है, रखा गया है, यानी इसको हाईली प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक। जब बात करते हैं आपके कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज यानी सीएमएस की, बॉर्न कन्वेंशन की बात करेंगे, तो बॉर्न कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। फिर जब हम बात करेंगे अपने डब्ल्यूपीए की, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है हमारा, उसके तहत उसकी जो सूची है या उसके शेड्यूल किसमें, 1 में रखा गया है, इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि ये बहुत हाईली प्रोटेक्टेड है, यानी कि आप इसके क्षेत्र में क्या करेंगे, ना तो शिकार करेंगे, ना तो कोई ऐसे अतिक्रमण की गतिविधियां करेंगे, ना तो इनको पालतू बनाएंगे, यानी कि सजा का प्रावधान काफी तगड़ा है इनके शिकार पे या अवैध पालन पे या इनके जो आवास है उनको नष्ट करने पे। अब जैसे बात होती है सीएमएस की, सीएमएस में भैया एक जो एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये बात कर सीएमएस जो आपका है वो बात करता है किसकी, इसका विस्तार रूप से पढ़ेंगे जब हम अपना इंटरनेशनल कन्वेंशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए, जब सीएमएस की बात होगी तो जो आपके माइग्रेटरी स्पीसीज हैं वो कौन कौन से होंगे, वो आपके हो सकते हैं किसके, बाय एयर आ सकते हैं, ठीक है, बाय वाटर आ सकते हैं, और फिर कौन, बाय टेरेस्ट्रियल, यानी कि आपकी जो स्थल से वो भी माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि वो आपका जल, वायु और स्थल तीनों रूपों में जो पशु पक्षी माइग्रेट करते हैं उनके संरक्षण की बात कौन करता है, सीएमएस करता है, ठीक है। अब जैसे साइबेरियन क्रेन पे भारत ने कब किया साइन, ये आपका 98 में किया, मरीन टर्टल्स पे 2007 में, ड्यूगोंग पे 2008 में, एंड रैप्टर्स, रैप्टर्स में स्पेशली जो आपका अमूर फाल्कन आएगा, ठीक है, रैप्टर्स जो आपके शिकारी वायु पक्षी होते हैं, ये कौन आएगा दोस्तों, ये आपका अमूर फाल्कन आएगा, ठीक। अब इसमें क्या है कि सीएमएस तीनों तरह से, यानी कि चाहे जल से, वायु से या आपके स्थल रूप से आने वाली प्रजातियां जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करने वाली जो प्रजातियां हैं या माइग्रेट करने वाली, प्रवास करने वाली प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब डिजर्टिफिकेशन के बारे में जान लीजिए कि भैया डिजर्टिफिकेशन है क्या, ठीक, मरुस्थल पढ़ लिया तो मरुस्थलीकरण के भी बारे में जान लीजिए। अब जो परिभाषा डिजर्टिफिकेशन की या मरुस्थलीकरण की दी जाती है वो क्या है भैया, जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन का जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों द्वारा मरुस्थलीय, अर्ध आर्द्र और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि क्षरण क्या कहलाता है, आपका मरुस्थलीकरण कहलाता है। जो आपकी यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, यानी कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके द्वारा जो परिभाषा स्वीकार की गई है उसके अनुसार क्या कहा गया है भैया कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों द्वारा मरुस्थलीय या अर्ध आर्द्र और शुष्क उपार्द्र क्षेत्रों में भूमि क्षरण क्या है दोस्तों, मरुस्थलीकरण है।
यानी कि डिजर्टिफिकेशन है। अब भारत की बात कर लें तो भारत की बात में दोस्तों क्या आएगा, भारत की बात करें तो यहां पे क्या देखेंगे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना, लगभग 328.7 लाख हेक्टेयर, जिसके कुल भूमि का यानी कि जो टोटल लैंड है उसकी 228.3 लाख हेक्टेयर, यानी कि 65% जो है या 69 या 70% के आसपास शुष्क भूमि से आच्छादित है। यानी कि वहां पे क्या है, शुष्क भूमियां पाई जाती हैं। कितनी, 70%। जो आपका इंडिया है उसकी 70% एरिया पे क्या है, आपकी शुष्क भूमियां पाई जाती है। यानी कि अब शुष्क भूमि क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, शुष्क भूमि के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन चीजें आएंगी वो भी जान लीजिए। पहला, बंजर भूमि क्षेत्र, यानी कि इन 70% में कौन कौन से हैं। बंजर भूमि क्षेत्र कौन होगा दोस्तों, अब शुष्क की बात की जाए तो एकदम से शुष्क नहीं हो कि वहां पे कुछ नहीं उगता है। इसके इसके अंतर्गत भी कई तरह का जो है वर्गीकरण है या फिर क्लासिफिकेशन किया गया। पहले जैसे बात की जाती है किसकी, बंजर भूमि की। अब ये कितना कवर करेगा, 50.8 लाख हेक्टेयर, यानी कुल भूमि का कितना 16% के आसपास जो है कवर करता है। अर्ध ऊसर क्षेत्र 123 लाख हेक्टेयर, कुल भूमि का कितना 37.5%। अब शुष्क उपार्ध क्षेत्र ये कितना 54 लाख हेक्टेयर, यानी कुल भूमि का कितना 16% के आसपास क्या करता है, कवर करता है। यानी कि जो हमारा बात कर रहा है भारत का कि 228 पॉइंट कितना 3 लाख हेक्टेयर, वो क्या है, शुष्क भूमि से आच्छादित है। अब इसमें से भी शुष्क भूमि को क्या किया गया है, 3 प्रकार में वर्गीकृत कर दिया गया है। पहला क्या था आपका, बंजर भूमि थी। दूसरा क्या था, अर्ध ऊसर क्षेत्र था। तीसरा क्या था, शुष्क उपार्ध क्षेत्र था। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण के कारण क्या है। मरुस्थलीकरण के कारण, ठीक है, कॉजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण के कारण को अगर हम देखें तो सबसे पहले में क्या आएगा भैया, नेचुरल कॉजेज, यानी कि जो आपका क्या है, प्राकृतिक कारण है। कौन सा, प्राकृतिक कारण। अब प्राकृतिक में क्या होगा भैया, पहला वाटर इरोजन और विंड इरोजन, यानी कि जल क्षरण, यानी जल के द्वारा क्या होगा, भूमि क्षरण, और वायु के द्वारा, ठीक है, जल और वायु द्वारा, वायु द्वारा क्या होगा, भूमि का क्षरण होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, डिजर्टिफिकेशन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होंगी, जो आपका सॉइल है वो कहाँ जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, और उसमें जो उपस्थित जो एलिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो आपका दूसरा कारण है, इनसफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज, यानी कि अगर जल के स्रोतों की क्या है, कमी है, तो भी क्या हुआ होगा, डिजर्टिफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा। जब जल यानी नमी मृदा में है ही नहीं, वो मृदा क्या हो जाएगी, सूखेगी। जब सूखेगी तो उसके जो जॉइंट्स हैं या आपस में जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होंगे, ढीले पड़ेंगे, हवा द्वारा आसानी से क्या होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये शिफ्ट हो जाएंगे या इनका क्षरण किया जा सकता है। ड्रॉट, सूखा भी क्या करता है दोस्तों, डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है। सूखा भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है। हाई बायोलॉजिकल प्रेशर भी क्या करता है दोस्तों, ये भी मरुस्थलीकरण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। और मैन मेड रीजंस में क्या आएंगे दोस्तों, ये तो बहुत मतलब कि आप देखेंगे तो सबसे आसान, यानी कि आप इसको अच्छी तरह से जानते हो कि मैन मेड रीजंस क्या हो सकते हैं। भाई हम सबसे बड़े उपद्रवी हैं, हमने ही दुनिया का तहस नहस किया है, आज नेचर का ये हाल किया है। ठीक, तो अब मरुस्थलीकरण की बात आ रही है तो इसमें भैया हम अपना सहयोग ना दें तो कैसे हो सकता है। ठीक है, अब जैसे लैंड यूज की बात होती है, लैंड यूज हम जैसे बार बार क्या करते हैं, फसलों के लिए खेतों को मतलब कि खेतों की जुताई होती है, खेतों को जोतते हैं, इससे भी क्या होता है,
इससे भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई खेतों की जुताई जरूरी है क्योंकि फसल चक्र हमें अपना स्टार्ट रखना है, या जो खाने के लिए अपने क्या है अनाज उगाना है, या भंडारण जो है देश में वो क्या करना है, सुरक्षित करना है, तो फसल तो बोना ही पड़ेगा। लेकिन रीजन ये भी है कि लैंड का यूज हम किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, या परती छोड़ देते हैं उसको, या फिर आप जो है फिर क्या करते हैं दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि हम निर्वनीकरण करते हैं। भैया वन जंगल जो है वहां पे, अब वहां पे अगर अवस्थित हैं तो वहां की जैव विविधता हो चाहे जलवायु हो, वो आपस में यूनिक होती है, या उसको क्या करते हैं बनाए रखते हैं। अब मानव पहुंचा, मानव को चाहिए क्या, जमीन खेती करने के लिए, जंगल को जला दो, पेड़ काट दो, तो एक तो जमीन आपके लिए उपलब्ध हो गई, किसके लिए, फसलों के लिए। लेकिन अब इससे नुकसान क्या हो रहा है, जो पेड़ पौधे जिसको, जिन मिट्टी को, जिस मृदा को एक तरह से बांधे रखते थे अपनी जड़ों की सहायता से, वो क्या हो गई, अब मुक्त हो गई। अब वो भी क्या करेंगी, पानी के चलते जो है इनका इरोजन होगा, या वायु के चलते क्या होगा, इरोजन होगा इनका, तो इससे क्या होगा, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अब फिर क्या आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड माइनिंग। जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करते हैं तो औद्योगिक जो कचरे होते हैं जिस स्थान पे रखे जाते हैं, वो तो मृदा प्रदूषित होती ही होती है, साथ के आसपास के क्षेत्रों को और क्या करती है, प्रभावित करती है। केवल अब इससे इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, केवल इससे आपका ये डिजर्टिफिकेशन ही नहीं होता, वायु प्रदूषण भी होगा, ठीक है, ई वेस्ट जनरेट होगा आपका, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और यही चीज है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जब हम यूज करते हैं, या अब कहीं स्टोर करने के लिए या कहीं जमाते हैं, तो वहां का क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा, वहां पे कुछ उपज नहीं होगी, या बिल्कुल मतलब कि हमारे लिए क्या होगा, अनुपयुक्त होगा, कि हम वहां पे फसल नहीं उगा सकते, या वहां पे हम पेड़ पौधों को नहीं लगा सकते। ऐसे ऐसे हजार्डियस वेस्ट हैं जो आपके क्या करेंगे, कंटेमिनेट करेंगे मृदा को, वहां पे कुछ नहीं उग सकता, ठीक है। माइनिंग की बात कर रहा है, अब माइनिंग की बात हो रही है, भैया खनन जो है ना, खनन की गतिविधियां भी क्या करती है, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती हैं। आसपास के अपने क्षेत्रों को देख लीजिए कि जहां पे खनन हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, पेड़ पौधों ने उन्हें बंद कर दिया होगा, वीरान सा एकदम खाली खाली सा स्थान हो गया होगा, ठीक है। तो खनन भी यानी माइनिंग भी आपकी क्या करती है, डिजर्टिफिकेशन को बढ़ावा देती है। अब इसका पर्यावरण पे प्रभाव क्या पड़ेगा, डिजर्टिफिकेशन का, यानी कि आपका जो मरुस्थलीकरण है, इसका पर्यावरण पे प्रभाव क्या पड़ने वाला दोस्तों। पहला जो प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण पर, मृदा अपरदन होगा, वनस्पति विनाश होगी, लवणता में वृद्धि होगी, मरुस्थली जो आपका मरुस्थल है उसका क्या होगा, विस्तार होगा, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या का दबाव क्या होगा वो, और प्रजातियों का विनाश होगा, ग्लोबल वार्मिंग का उदय होगा, या ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। यानी पर्यावरण के प्रभाव में देखा जाए तो बहुत ही जो है आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, ठीक। किसकी बात कर रहा है, मृदा अपरदन की बात हो रही है, ठीक है। वनस्पति विनाश होगा ही होगा, तभी आपके डिजर्टिफिकेशन का क्या करेगा, रीजन बनेगा। लवणता में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि वहां पे क्या होगा, वहां की जो मिट्टी है उसमें सॉल्ट की मात्रा क्या होगी, या लवणों की मात्रा क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो वो वैसे ही उपयोग के लिए नहीं होगी। और मरुस्थलीकरण का क्या होगा, विस्तार होगा। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ने वाला है, बिल्कुल। जब आपका डिजर्टिफिकेशन होगा तो वहां से क्या होगा, सारी की सारी जैव विविधता नष्ट हो जाती है दोस्तों, सारी की सारी जैव विविधता नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं, जैसे हम सोशल इफेक्ट की बात जब करेंगे या सोशल इंपैक्ट की बात करेंगे कि भैया समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा डिजर्टिफिकेशन का, एक तो भुखमरी आएगी। क्यों, जब डिजर्टिफिकेशन हो रहा है क्षेत्र का, जिस एरिया में डिजर्टिफिकेशन का विस्तार हो रहा है, वहां पे क्या होगा, फसल चक्र तो मुमकिन ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां पे फसल हम उगा ही नहीं सकते। क्या क्या कमी है भैया, एक तो सॉइल इरोजन के कारण, और किसके, वाटर इरोजन के कारण क्या हो रहा है, वहां पे डिजर्टिफिकेशन हो गया है। अब वहां पे क्या होगा,
न तो जल की उपलब्धता है, न तो और किसी चीज की उपलब्धता है। जब वहां पे जल ही नहीं होगा तो वहां पे हम अपनी फसल कैसे उगाएंगे? तो होगा क्या, भुखमरी को बढ़ावा मिलेगा, बीमारियां उत्पन्न होंगी। आप बहुत सारी चीजें देखते हो ना कि ये इबोला आया, H1N1 आया, पोलियो, ये सब बीमारियां कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? जो आपके देखा जाए तो सहारा रीजन का क्षेत्र अगर देख लिया जाए, सहारा यानी साउथ अफ्रीका की बात कर ली जाए, तो वहां से बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो क्या हो रही, जनरेट हो रही हैं, जो मानव के लिए क्या है, विनाशकारी साबित हुई हैं या सिद्ध होने वाली हैं। स्वच्छ पानी की कमी होगी, बिल्कुल होगी। फसल प्रणाली की बर्बादी होगी, बिल्कुल। फसल प्रणाली जब हमारी बर्बाद होगी, यानी कि जो मरुस्थलीकरण है उसके कारण फसल तो उत्पन्न कर नहीं पाएंगे। जब फसल प्रणाली हमारी बर्बाद होगी तो किसमें वृद्धि होगी? भुखमरी में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ क्या होगी दोस्तों? इनकम में क्या होगी? इनइक्वालिटी आएगी, यानी कि आय में असमानता आएगी। असमानता ये क्या जनरेट करेगी? ये जनरेट करेगी सामाजिक जो आपका एक तरह से विभाजन है उसको बढ़ावा मिलेगा। अब साथ ही साथ क्या होगा? पलायन में क्या होगी? वृद्धि होगी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग क्या करेंगे? पलायन करेंगे। किसके लिए? अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन को क्या करेंगे? सुरक्षित करने के लिए पलायन करेंगे। तो दूसरी जगह पर क्या होगा? दबाव बढ़ेगा वहां की रिसोर्स पे, या वहां के मतलब कि स्थानीय चीजों पे, जैव विविधता पे क्या होगा? दबाव बढ़ेगा। और इससे क्या होगा? नुकसान। किसका? पर्यावरण का या समाज का। संस्कृति का क्या हो? संस्कृति का विनाश। जब वहां से लोग पलायन कर जाएंगे तो वहां पे जो बची खुची संस्कृति है क्या होगा भैया? उसका समय के साथ वो क्या होगी? निरंतर गर्त में चली जाएगी या वो समाप्ति की तरफ चली जाएगी। यानी कि एक क्षेत्र में अगर डिजर्टिफिकेशन हो रहा है तो वहां पे रहने वाले लोग क्या करेंगे? पलायन करेंगे। क्या सामने भाई समस्या आ गई भुखमरी की, उनके आजीविका की समस्या है, तो क्या करेंगे? पलायन करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे। अब उससे क्या होगा? दूसरे स्थान पे जो है वो प्रेशर क्रिएट होगा, वहां के संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, आय में असमानता आएगी, ये सब बहुत सारी चीजें होंगी। अब वहां से जब पलायन कर गए तो वहां पे जो उनकी संस्कृति थी, जो उनका कल्चर था, वो उसका क्या हुआ भाई? वहां पे उसको पालन करने वाला या उसको निभाने वाला कोई नहीं बचा, तो संस्कृति का क्या हुआ? विनाश हुआ। अब इकोनॉमिकल जो इकोनॉमी पे इंपैक्ट देख लिया जाए, सीधा सीधा प्रभाव डालता है। असमानता और गरीबी में क्या करता है? वृद्धि करता है। असमानता और गरीबी में वृद्धि करेगा। जाहिर सी बात है, आपके पास क्या होगी? फसल आप उगा नहीं पाओगे, तो प्रधानमंत्री फसल जो बीमा योजना है या किसानों की दोगुनी आय वाली जो योजनाएं हैं या जो लक्ष्य है उसका आप लाभ उठा नहीं पाओगे। तो आपके इनकम में क्या हुई? कमी हुई। इनकम जनरेट ही नहीं हुई। जब इनकम नहीं जनरेट है आपके पास तो आप क्या होंगे? गरीब। फिर क्या होगी? आयात में होगी वृद्धि और निर्यात में होगी कमी, यानी कि हमारा देश का जो राजकीय घाटा है, राजकोषीय घाटा है, वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा और हम कर्ज के जाल में या कर्ज के भंवर में डूबते चले जाएंगे। हम ही नहीं, हमारा देश भी। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए? डिजर्टिफिकेशन को रोकना चाहिए। अब राजनीतिक प्रभाव क्या होगा दोस्तों? राजनीतिक प्रभाव ये होगा कि डिजर्टिफिकेशन के लिए या आपके लिए स्पेशली उस क्षेत्र के लिए सरकार स्पेशली योजनाएं बनाएंगी, उस पर अतिरिक्त जो है उनको क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। जब अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा तो अन्य योजनाओं के लिए भी धन चाहिए, तो देश क्या करेगा? संस्थाओं के पास या वैश्विक जो संस्थाएं हैं उनके पास जाके उधार लेगा कि भैया हमारे पास जो है धन की कमी हो रही है या हमें ये योजना चलानी है, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जो आपके सतत विकास लक्ष्य है उसको प्राप्ति करने में भाई ये जरूरी है, इसलिए आप हमको क्या दो? उधार दो। ठीक, तब जब उधार मिलेगा तो वो क्या होगा भैया? वो तो हमारी लायबिलिटी है ना, देनदारी है, तो इसमें क्या होगा? कर्ज की वृद्धि होती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं भैया इसके लिए क्या क्या मतलब कि देश में कोई प्रयास किया गया मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए? बिल्कुल, इसमें प्रयास किया गया। और गठन किसका किया गया? राष्ट्रीय भूमि उपयोग और विकास परिषद का, यानी कि नेशनल लैंड यूज एंड डेवलपमेंट काउंसिल। कब किया गया? 1985 में। अब ये क्या करती है दोस्तों? ये सर्वोच्च नीति निर्माण और समायोजन एजेंसी के रूप में क्या कर रहा है? इसका गठन किया गया है, यह कार्य करता है। ठीक है, परिषद देश में भूमि के प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर विचार करती है और नीतियां बनाती है। याद रखिएगा, आप इस परिषद को एक कोने में लिख लीजिएगा,
क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री, यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब वो क्या है, वो आपके राष्ट्रीय भूमि उपयोग और विकास परिषद के क्या है, अध्यक्ष हैं। अब ये क्या कर रहा है भैया, ये मीजर्स देता है, जैसे रोकथाम के लिए क्या कर रहा है, ये जो आपकी काउंसिल है या परिषद है, रोकथाम कैसे कर रहा है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बेहतर भूमि उपयोग और योजना प्रबंधन, जनसंख्या नियंत्रण, गार्ड पट्टी और वृक्षारोपण को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, बेहतर भूमि उपयोग योजना यानी कि जो आपकी भूमि है उसका कैसे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। फिर क्या कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, जब जनसंख्या का दबाव नहीं होगा तो एक्स्ट्रा जमीन हमको नहीं चाहिए, किसके लिए, संसाधनों के लिए या अपने जो खाद्य संकट है उसको उससे निपटने के लिए, जितनी भूमि है हमारे पास उतना पर्याप्त है। और फिर किसकी बात कर रहा है कि एक गार्ड पट्टी की बात कर रहा है कि भैया एक जो डेजर्ट अगर बढ़ रहा है, भाई डेजर्ट का विस्तार ही हो रहा है, तो उसके लिए क्या निर्माण कर रहा है, उसके लिए एक गार्ड पट्टी यानी कि सीमा का निर्धारण किया जा रहा है कि इसके आगे क्या हो, न बढ़ने पाए, वहां पे पेड़ लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। ठीक है, और किसकी बात कर रहा है, वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, भैया वृक्षारोपण करते रहिए ताकि हम क्या करें, मरुस्थलीकरण से बचे रह सके। ठीक है, अपवंचन की बात कर रहे हैं तो मृदा अपरदन का नियंत्रण करना है इसमें। फिर बालू का स्थिरीकरण यानी कि जो आपका मरुस्थल का विस्तार हो रहा है उसके क्या करना है, उसका स्थिरीकरण करना है कि भैया इससे आगे अब न बढ़ने पाए। और साथ ही साथ जल का समुचित उपयोग यानी कि जो आपका जल है, जल का अधिक उपयोग भी क्या करता है दोस्तों, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है। याद रखिएगा, मरुस्थलीकरण को क्या करेगा, बढ़ावा देता है। आपने कभी देखा होगा, आपने खेत में अगर पानी लगाया होगा कभी, तो जब भी आपने मेड़ बनाई हुई है, जब वहां से अचानक से मतलब कि पानी कटता है या दूसरी तरफ जाने लगता है, तो आप देखते हो ना, तो वहां पे दूसरी तरह की मिट्टी जो है वो इकट्ठी हो जाती है, वो बहुत पतली महीन सी होती है, और जो खेत की अलग मिट्टी होती है वो दूसरे टाइप से होती है, वो चिपचिपी होगी या फिर वो जो है बॉन्डेड होगी। लेकिन उस मिट्टी से आप क्या करोगे, उस मिट्टी से आप कुछ नहीं कर पाते हो, ना तो आप मेड़ बना पाओगे, ना तो उसका कोई उपयोग होता है। तो वही क्या करती है, वो आपके खेत में भाई धीरे धीरे ऐसे ही होता है कि खेत में जो है वो क्या करेगा, आपके मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देगा, खेत में आपकी क्या होगा, बालू बढ़ती जाएगी। इसी तरह से ज्यादा आपका जो जल एक तरह से यूज करना, अधिकतम जल यूज करना, वो क्या है, कृषि के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए क्या करें भैया कि जल का क्या किया जाए, समुचित उपयोग किया जाए। सामाजिक एवं आर्थिक नियंत्रण भी जरूरी है, यानी कि जो पशु चराई पर क्या करना है, प्रतिबंध लगाना। पशु चराई में भी क्या होता है, पौधे उखड़ते हैं, जमीन या मृदा आपकी टूटती है, मृदा के बॉन्ड्स जो होते हैं, जो उनके आपसी जोड़ होते हैं, वो क्या होते हैं, टूटते हैं। इससे क्या होता है, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। और किसकी बात कर रहे हैं, आर्थिक नियंत्रण की बात कर रहे हैं, यानी कि बात कर रहे हैं आपके न्यूनतम खनन की, यानी कि खनन को क्या किया जाए, न्यूनतम किया जाए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संसाधन हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, केवल उन्हीं पे क्या किया जाए, फोकस किया जाए। ठीक, अब आधुनिक विधियां भाई क्या अपनाई जा सकती हैं मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। क्लाउड सीडिंग यानी कि जो आपकी कृत्रिम वर्षा का नाम सुना होगा ना, आर्टिफिशियल रेन की, इसको जो है यूज करके क्या किया जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन ये विधि ज्यादा सक्सेस नहीं है। और जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, ड्रिप इरिगेशन पे हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा, यानी कि आपको ड्रिप इरिगेशन अपनाना होगा, स्प्रिंकलर जो आपकी इरिगेशन है वो विधि अपनानी पड़ेगी। तो ये ज़्यादा जो है बेटर मैनेजमेंट है किसके, आपके जल का। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, मरुस्थलीकरण को रोकेगा आपके खेतों में बढ़ने से, आपके क्षेत्र में बढ़ने से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भैया कि मरुस्थलीकरण की बात हो रही है तो इससे संबंधित जो संस्था है उसकी बात न आए तो ये एक बेईमानी है। ठीक, अब यूएनसीसीडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी की बात भी करना क्या है, जरूरी है। हालांकि ये हम आगे भी पढ़ेंगे, इसकी जो बहुत सारी कार्यप्रणालियां हैं उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसको छोटा सा एक ब्रीफ में। यूएनसीसीडी क्या है दोस्तों,
ये बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रियो कन्वेंशन इन 1992, यानी किसकी बात कर रहा है, रियो कन्वेंशन की बात कर रहा है, रियो कन्वेंशन की बात कर रहा है, कब की, 1992 की। अब दोस्तों जब रियो कन्वेंशन की बात आती है तो हमेशा याद रखिएगा ये अर्थ समिट बोलते हैं इसको, या पृथ्वी समिट या पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत अच्छी जो चीज थी वो क्या हुई थी, घटित हुई थी। रियो में एक बहुत अच्छी चीज घटित हुई थी, और यहाँ पे क्या निर्माण हुआ था, यहाँ पे निर्माण हुआ था दोस्तों थ्री सिस्टर कन्वेंशन का, थ्री सिस्टर कन्वेंशन का क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे निर्माण हुआ था। अब पहला कन्वेंशन क्या था दोस्तों, यूएनसीसीडी, ठीक है, यूएनसीबीडी और यूएनएफसीसीसी, यानी कि ये जो तीनों कन्वेंशन है आपके, जैसे ये आपका किससे है, मरुस्थलीकरण से है, ये किससे है, जैव विविधता से, ये किससे आपके पर्यावरण से है। तो इन तीनों कन्वेंशन का क्या हुआ था, गठन हुआ था, कहां पे, रियो 1992 में। यहां पे तीन जो आपकी थ्री सिस्टर कन्वेंशन है इनका क्या हुआ था, गठन हुआ था, याद रखिएगा। अब यह क्या था, 94 में अडॉप्ट किया गया, और यह अपने प्रभाव में कब आया, 1996 में आया, ठीक है। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो 197 कंट्रीज जो है इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन आर अमॉन्ग इट्स सिग्नेटरीज, यानी कि हस्ताक्षरकर्ता भी है भारत और कौन से, जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। इट्स अ बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, याद रखिएगा। ये क्या है, ये एक बाध्यकारी समझौता है, क्या, यूएनसीसीडी आपका, यूएनसीसीडी क्या है दोस्तों, यूएनसीसीडी आपका बाध्यकारी समझौता है, ठीक है। अब दिस कन्वेंशन वाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राइंग। ये जो कन्वेंशन है आपका यूएनसीसीडी का, ये क्या करता है, जो आपका मरुस्थलीकरण है, सूखा है, इससे निपटने के लिए प्रयास करता है, या सरकारों को सलाह देता है, या वैश्विक रूप से जो योजनाएं हैं या जो जागरूक कार्यक्रम है वो चलाता है। कौन, आपका यूएनसीसीडी। अब यूएनसीसीडी की बात हो रही है तो आपकी इंडिया की बात ना हो तो ये कैसे है, जो आपका यूएनसीसीडी का कोप जो है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यूएनसीसीडी का कोप 14, ये कहाँ हुआ था दोस्तों, कोप 14 आपके न्यू दिल्ली इंडिया यानी नोएडा में हुआ था कंबाइंड रूप से। अब कोप 14, हालांकि इसके हम विस्तार में बहुत जाएंगे लेकिन अभी यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस आपको डिजर्टिफिकेशन, अगर पढ़ रहे हो आप, जब डिजर्ट की बात आए तो आपके दिमाग में तुरंत स्पैन करना चाहिए, जब भी आप डिजर्ट की बात करो कहीं, या डिजर्ट की पहल देखो कहीं, जैसे ग्रीन वॉल की बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में, कि ग्रीन वॉल की जो है ग्रीन वॉल हम बनाएंगे, वहां पे जब इसकी बात आ जाए कि सहारा के लिए ग्रीन वॉल का निर्माण किया जा रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में डिजर्ट आएगा। डिजर्ट के बाद जो है बहुत सारी चीजें आपके लिए आनी चाहिए, यूएनसीसीडी है, ठीक, डिजर्टिफिकेशन किस लिए होता है, रीजंस क्या हैं इसके, और साथ ही साथ जो भारत सरकार ने क्या मतलब प्रोग्राम बना रखे इसके लिए, ठीक है, इम्पैक्ट कैसे करता है, चाहे वो आपके इन्वायरमेंट को लेकर हो, चाहे वो सोशल को लेकर हो, चाहे वो आपके इकोनॉमी पे लेके हो, चाहे वो ह्यूमन इफेक्ट पे लेके हो, ठीक है। तो ये जो आपका कोप 14 था वो कहां हुआ था, 2019 में, 2019 में क्या हुआ था, न्यू दिल्ली में। अब इसको, यानी कि जो आपका कोप 14 है, या आपके जो आपका जो यूएनसीसीडी है, यूएनसीसीडी, इसी में क्या कहा गया भैया, कि बॉन चैलेंज की बात करता है, ठीक है, बॉन चैलेंज की। अभी हमने किसकी बात की थी, जब हमने बात की थी गिबी की, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो वहां पे बात क्या किया था हमने वहां पे बॉन कन्वेंशन की बात की थी, याद रखिएगा, बॉन कन्वेंशन की बात की थी वहां पे। अब यहां पे किसकी बात हो रही है, बॉन चैलेंज की, ठीक है, बॉन चैलेंज की। इसीलिए आप इन सब चीजों को क्या करिएगा ना, ध्यान से रखिएगा,
या अपने अंदर उस चीज़ों को बैठा के रखिए कि बॉर्न चैलेंज की बात आए तो हमें किस दिशा में सोचना है, या बॉर्न कन्वेंशन की बात आए तो हमें किस दिशा में सोचना है। ठीक है, अब बॉर्न चैलेंज में क्या किया गया दोस्तों कि 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड फॉरेस्ट एंड डिग्रेडेड लैंड बाई 2020, इसका क्या करना है दोस्तों, रिस्टोर करना है। कितना, 150 मिलियन जो हेक्टेयर्स हैं। ठीक है, लेकिन इसको टारगेट को क्या किया गया, बढ़ाया गया। कितना, 350 हेक्टेयर कब किया गया, 2030 के लिए। यानी कि 2020 के लिए कितना था, 150, अब 2030 के लिए कितना है, 350 हेक्टेयर्स। ठीक है, मिलियन हेक्टेयर्स, याद रखिएगा। अब जो आपका यूएनसीसीडी है, यूएनसीबीडी है, जो आपका यूएनएफसीसी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सब तीनों एक ही कहाँ गठन हुए थे, कहाँ गठन हुआ था इनका, रियो में हुआ था 1992 में। ठीक है, जो आपका अर्थ समिट था उसमें। चलिए, अब यूएनसीसीडी का तो गठन हो गया, लेकिन भारत ने लैंड डिग्रेडेशन के लिए पहले से भी एक काउंसिल बना रखी है, जिसका अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। यूएनसीसीडी के बाद भैया भारत ने क्या किया, यह भी जानना जरूरी है कि अब यूएनसीसीडी पे क्या किया, हस्ताक्षर किया भारत ने। अब ये कैसा है, ये दोस्तों बाध्यकारी है, याद रखिएगा। क्या है, बाध्यकारी समझौता है, बाध्यकारी समझौता है। कौन सा, यूएनसीसीडी। अब इसमें भी क्या किया भारत ने, राष्ट्रीय कार्य कार्यक्रम तैयार किया। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया भैया, जो आपका एनएपीसीडी है, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन। यूएनसीसीडी को अपनाने के बाद अपने कार्य को और प्रभावी ढंग से करने के लिए भारत ने क्या किया, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन को क्या किया, अपनाया। अब यह क्या करता है दोस्तों, अब कब अपनाया गया, कब, 2001 में, याद रखिएगा। जो आपका एनएपी है, एनएपीसीडी, ठीक है, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन, 2001 में अपनाया गया। और यूएनसीसीडी को यह क्या करता है, हर साल मतलब कि ये रिपोर्ट सौंपता है कि भैया यूएनसीसीडी, ये हमारी रही हमारी रिपोर्ट, अब तक डिजर्टिफिकेशन पे हमने क्या प्रोग्रेस किया, डिजर्टिफिकेशन पे हमने क्या क्या एक्शंस लिए, डिजर्टिफिकेशन पे हमने क्या क्या योजनाएं चलाई, उनकी ये रिपोर्ट है। और इतनी हमने प्रोग्रेस की या इतनी समस्याएं हमारे पास आ रही हैं, ये क्या करता है, सौंपता है रिपोर्ट किसको, यूएनसीसीडी को। अब 2 साल में क्या करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, हर 2 साल में, याद रखिएगा। ये जो रिपोर्ट है वो हर 2 साल में प्रस्तुत होती है, किसको, यूएनसीसीडी को। और अब तक भारत ने कितनी, 6 रिपोर्ट जो है वो क्या कर दी है, सबमिट कर चुके हैं भारत। अब जब कोप 14 की बात हुई थी, अब कोप जो 15 है वो कहां होने वाला है दोस्तों, कोप 15 जो है 2022 में हुआ, कहां पे, अबिजान कोट दवायर। ठीक है, अबिजान कोट दवायर में हुआ, कहां, साउथ अफ्रीका में। अब ये क्या है दोस्तों कि यहां पे जो कोप 15 हुआ, इसका भी आप याद रखिएगा। जो कोप जो है आपका 15 था, इसका जो थीम था, लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, थीम भी याद रखिएगा, स्थान भी याद रखिएगा, कोप 15 भी याद रखिएगा। और जब 16 की बात आए तो आप सीधे चले जाइए कहां, सऊदी अरेबिया में, प्रस्तावित है 2024 में। ठीक है, हर 2 साल पे होता है, तो 2024 में आप चले जाइएगा। चलिए, अब देखते हैं क्या, अब इसके बारे में देख लेते हैं यूएनसीसीडी के बारे में कि भैया जो आपका यूएनसीसीडी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन, 1994 में सिग्नेचर के लिए क्या किया गया, ओपन किया गया। अब प्रभाव में कब आया, 1996 में आया। अब सेक्टर्स यानी कि किस किस क्षेत्र पे ये क्या कर रहा है, प्रभाव देख रहा है, प्रभाव डाल रहा है। तो कंबाटिंग डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण से क्या करना है, लड़ना है इसको, यानी मरुस्थलीकरण को समाप्त करना है। और किससे, सूखे को। अब इंडिया ने कब किया भैया, साइन किया है इसको, जी बिल्कुल किया है, 1996 में ही, यानी कि जब यह प्रभाव में आया तभी भारत ने क्या किया था, इस पे साइन किया था। इसकी नोडल एजेंसी इन इंडिया कहां है भैया, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ EFCC है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट
एंड क्लाइमेट चेंज है, यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। इसकी क्या है, भारत की नोडल एजेंसी है यूएनसीसीडी की। ठीक, चलिए ये तो यूनिवर्सिटी के बारे में रहा। अब अगली बार यानी कि कल जो है हम IFSR देखेंगे, इंडियन जो आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी फाइंडिंग्स रही उसमें, वो सारी चीज़ें देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या होने वाली है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी कल की क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है 2023 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।